हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू एडिटोरियल और इम्प्रूव करेंगे अपनी वोकेबलरी को एंड ग्रामर को। तो वीडियो थोड़ी सी एडवांस्ड होगी, बिगिनर्स के लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन वो लोग भी इसको वॉच करें, काफ़ी कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा। और बिगिनर्स स्पेशली फोकस करेंगे ग्रामेटिकल रूल्स पर। तो शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। इस एडिटोरियल में काफ़ी एडवांस्ड वर्ड्स यूज़ हुए हैं, तो यहाँ पे मैंने इनको ऐड कर दिया है इस पीडीएफ में, वर्ड नंबर 732 के आगे वाले वर्ड्स। तो ये पीडीएफ है द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैब वाली बुक है मेरे कोर्स में, तो यहाँ से आप और ज़्यादा एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। तो अभी शुरू करते हैं एडिटोरियल, और कोर्स के बारे में लास्ट में बता दूंगा। तो अभी शुरू करते हैं एडिटोरियल। देखो, सबसे पहले ये एडिटोरियल किस बारे में है। यहाँ लिखा है डिसाइसिव मोमेंट। डिसाइसिव का मतलब होता है निर्णायक, जैसे डिसीजन से बना डिसाइसिव। डिसाइसिव इज एन एडजेक्टिव हेयर। और मोमेंट मतलब होता है क्षण या पल। तो निर्णायक पल, निर्णायक घड़ी, निर्णायक क्षण। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। एडिटोरियल किस बारे में? ऑन लिख के बता रहे हैं, ऑन छत्तीसगढ़ एंटी माओइस्ट ऑपरेशन। माओइस्ट होते हैं जिसको आप बोलते हैं, सिंपल भाषा में बोल देते हैं माओवादी। अगर नहीं पता आप गूगल कर लेना, यूट्यूब पे वीडियो देख लेना कि माओवादी होते कौन है, आपको पता चलेगा। और एंटी हो गया विरोधी। तो माओवादी विरोधी जो अभियान है, तो उस पर है ये आज का एडिटोरियल। तो इसमें आप ये याद कर सकते हो, एंटी माओइस्ट, माओवादी विरोधी। तो इसमें कुछ नहीं है, बस अब देखिए, अब स्टार्ट होता है असली इंग्लिश का जो मेन थिंग है वो। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये सब हेडिंग बसवा राजू। ये इमेज में जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये है बसवा राजू। तो ये नक्सलियों का हेड था शायद। तो बसवा राजूज किलिंग, बसवा राजू की हत्या। कुड डिफैंग, तो ये डिफैंग कर सकती है, ये कमज़ोर बना सकती है, ये हौसले परस्त कर सकती है, कम कर सकती है, शक्ति को कम कर सकती है। किसकी शक्ति, किसके हौसले को? माओइस्ट्स के, माओवादियों के। यहाँ पर अच्छा वर्ड आ रहा है हमारा। पहले तो देखो डिफैंग, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर हमने यहाँ पे मोडाल वर्ब यूज़ करी कुड, जो बता रही है पॉसिबिलिटी को। कुड का हमारा चौथा केस। तो ये हौसले परस्त कर सकती है माओवादियों के। यहाँ पे देखो वर्ड नंबर 732 डिफैंग। क्या मतलब हुआ? खतरा कम करना, प्रभावहीन बनाना, हौसले परस्त करना, या शक्ति को ख़त्म करना। तो इसको बोलते हैं डिफैंग करना। एग्जाम्पल, द न्यू लॉ एम्स। तो नए कानून का जो उद्देश्य है वो क्या है? डिफैंग करना करप्ट ऑफिशियल्स को, जो ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, इनको डिफैंग करना है, इनकी ताकत को कम करना। तो ये अच्छा वर्ड है, इसको आप याद करेंगे, डिफैंग। और हर वर्ड के साथ यहाँ पे 5-5 एग्जाम्पल्स मैंने ऐड ऑन किए हुए हैं। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सेल्फ रीडिंग करें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा वर्ड। और ये साथ में है 5 इसके सिनोनिम्स। तो ये काम आपका है, आप पीडीएफ से पढ़ें या फिर जैसे भी आप चाहो। और जिसको नहीं पता है, मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक। अगर सीखना है तो कोर्स ज्वाइन आप कर सकते हैं। 500 से ज़्यादा वीडियोज़ है बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक, जिसमें सारी की सारी इंग्लिश कवर हुई है। मेरे 10 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ पढ़ाया है। और 3000 से ज़्यादा उसमें एडवांस्ड वोकेबलरी है, स्पोकन इंग्लिश है, मतलब एवरीथिंग है। तो आप ज़रूर वहाँ से सीखिएगा अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो ये वर्ड आप कर लो याद। अभी वापस आते हैं। तो बसवा राजू की हत्या जो है वो हौसले कम कर सकती है, परस्त कर सकती है, किसके? माओवादियों के। एंड सर्व, और सर्व कर सकती है एज अ चांस, एक मौके के रूप में, फॉर पीस, शांति के। तो इसका सर्व एज चांस फॉर पीस का मतलब होता है कि शांति का एक मौका बना सकती है, या शांति के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकती है, या शांति के लिए रास्ता बना सकती है। तो ये मतलब है। वैसे सर्व का क्या मतलब होता है? सर्व का मतलब होता है सेवा करना। एक और भी होता है इसका मतलब, जैसे मैं बोलता हूँ कोई चीज़ आपने मुझे दे दी और मैं बोलता हूँ कि हाँ मेरा इससे काम चल जाएगा, तो मैं बोलूँगा इट विल सर्व माई पर्पस। ठीक है, इट विल सर्व माई पर्पस, इससे मेरा काम चल जाएगा। तो ऐसे ही सर्व एज चांस मतलब एक मौका बना सकती है,
शांति के लिए। तो ये है हमारी सब हेडिंग। नाउ मेन न्यूज़, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला सेंटेंस, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा सेंटेंस। अब देखो क्या लिखा है, इन अ ब्लो टू। पहले ही बहुत अच्छा ये हमारा फ्रेज यूज हुआ है, इडियमेटिक प्रेपोजिशनल फ्रेज, इन अ ब्लो टू। ब्लो का मतलब क्या होता है, अटैक, प्रहार, झटका। तो ये भी पहले पढ़ लेते हैं तभी आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए वर्ड नंबर 733, इन अ ब्लो टू, झटका लगना, नुकसान पहुँचना या ठेस पहुँचाना। एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं, इन अ ब्लो टू द ओपोजिशन, ओपोजिशन को यानी कि विपक्ष को झटका देते हुए। इन अ ब्लो टू द कंपनी, कंपनी को झटका देते हुए। इन अ ब्लो टू क्रिकेट फैंस, क्रिकेट प्रशंसकों को झटका लगा। अब देख रहे हो हिंदी, झटका देते हुए या झटका लगा, दोनों सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। वो आपको टेंस मतलब कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। तो ये क्लियर हुआ। आगे जो भी सेंटेंस है ये आप सेल्फ पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया। इन अ ब्लो टू, ब्लो इज अटैक, झटका। इन अ ब्लो टू, तो झटका देते हुए किसको, द आउटलॉड। आउटलॉड का मतलब होता है प्रतिबंधित, जिस पर बैन लगा हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये जो प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी है भारत की, जिसको बोलते हैं माओइस्ट, माओवादी। तो इनको झटका देते हुए इट्स जनरल सेक्रेटरी, इनका जो जनरल सेक्रेटरी है, महासचिव बोलते हैं इसको, वॉज किल्ड, वो मारा गया। तो ये इसके लिए क्या ब्लो है, झटका है। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, वॉज लगी हेल्पिंग वर्ब, किल्ड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इनका जनरल सेक्रेटरी जो है महासचिव, वो मारा गया इन सिक्योरिटी ऑपरेशंस, सुरक्षा अभियानों में, इन छत्तीसगढ़ में ऑन वेनसडे को, तारीख दे दी 21 मई 2025 को। क्लियर हुआ। ये तो सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं था, बस आपने दो इसमें वर्ड याद किए। इन अ ब्लो टू मतलब होता है झटका देते हुए, या फिर आउटलॉड। आउटलॉड यहाँ पे काम करेगा एक एडजेक्टिव का, और इसका मतलब होगा, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, गैर कानूनी घोषित करना या प्रतिबंधित करना, यानी कि बैन लगाना, डिबार करना, या कानून द्वारा वर्जित करना। वर्जित मतलब उन्हें मना कर दिया है, उस पर रोक लगा दिया है, स्टॉप कर दिया है। द गवर्नमेंट आउटलॉड, यहाँ पर ये काम कर रहा है वर्ब का, और जो हमने अभी देखा वो काम कर रहा है एडजेक्टिव का। सरकार ने आउटलॉड किया है, मतलब गैर कानूनी घोषित कर दिया है किसको, यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स को इन द सिटी। अब नाम से भी आपको वैसे समझ में आ रहा होगा, लॉ मतलब कानून, और आउट लॉ मतलब जो कानून के दायरे से बाहर है। और ये बाकी के एग्जांपल्स सेल्फ रीड कीजिए। तो ये हो गए हमारे दो वर्ड, और इसमें खास कुछ नहीं है, टेंस मैंने आपको बता दिया, पास्ट इंडेफिनिट, पैसिव वॉइस। आगे क्या लिखा है, द एलिमिनेशन ऑफ नंबाला केशव राव। ये जो नंबाला केशव राव है, इसका जो एलिमिनेशन है मतलब इसकी समाप्ति, इसका जो खात्मा है। एलिमिनेशन क्या होता है, हटा देना। यहाँ पे मतलब इसका है समाप्ति से, हटाने से, हत्या करने से, मार देने से। ये जो समाप्ति है किसकी, ऑफ, इस व्यक्ति की। एलियस, एलियस क्या होता है, एलियस का मतलब होता है उर्फ, मतलब नाम कुछ और होता है लेकिन बुलाया किसी और से जाता है, तो हम इसको उर्फ बोल देते हैं। तो एलियस बोलते हैं इसको। एलियस बसवराजू, तो ये इसका एक्चुअली नाम था, लेकिन इसको उर्फ इस नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इसकी जो समाप्ति है, इज़, वो है द बिगेस्ट ब्लो, सबसे बड़ा झटका। यहाँ पर ये जो एलिमिनेशन है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब पूरा का पूरा एलिमिनेशन ऑफ ये व्यक्ति जो है यहाँ बसवराजू तक। हेल्पिंग वर्ब होगी इज़, ब्लो हो गया झटका जो कि नाउन है, और कैसा झटका है, बिगेस्ट, सबसे बड़ा। ये हमारा काम कर रहा है एडजेक्टिव का, और ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, बिग, बिगर, बिगेस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री इसलिए यूज़ कर लिया द। और परहैप्स का मतलब होता है शायद। तो नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू की समाप्ति शायद है सबसे बड़ा झटका, किसको, टू द इंसर्जेंट्स, इंसर्जेंट्स के लिए। अब इंसर्जेंट्स कौन होते हैं, अच्छा वर्ड है,
ये हमने किया था वर्ड नंबर 131। मैं आपको नंबर बता देता हूँ क्योंकि हम बहुत पहले कर चुके हैं इसको। 131 या 132 के आसपास होगा, चेक करना। इंसर्जेंट्स का मतलब होता है बगावती या बागी या विद्रोही, तो होते हैं इंसर्जेंट्स। तो इनके लिए क्या है, बिगेस्ट ब्लो है। सिंस मतलब से, कब से है, द डेथ ऑफ चेरुकुरी राजकुमार। ये जो चेरुकुरी राजकुमार है तो इसकी मृत्यु के बाद से, तो ये वाला जो इनका अभी का लीडर था तो ये भी मारा गया। तो ये क्या है, एक बड़ा झटका है, सबसे बड़ा झटका। अब देख रहे हो आप सिंस क्यों लगा है, आपने पढ़ा है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर कब लगता है, जैसे सुबह से, कल से, शाम से, 5 दिन से, ठीक है। तो वही चीज़ है सिंस। सिंस के बाद एक पूरा सेंटेंस बता रखा है कि इस समय से। तो चेरुकुरी राजकुमार की मृत्यु के बाद से ये सबसे बड़ा झटका है इंसर्जेंट्स के लिए, विरोधियों के लिए, बागियों के लिए, बगावतियों के लिए या विरोधकर्ताओं के लिए। अब यहाँ पे कोमा डाल दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको भी पढ़ते हैं। तो इसकी मौत से, और इसकी मौत कहाँ हुई थी, ऑल्सो इन अ सिक्योरिटी ऑपरेशन, तो इसकी भी सुरक्षा अभियान में ही मौत हुई थी, तो उसके बाद से। अब ये राजकुमार कौन था, फिर कोमा डाल के हम लिख रहे हैं द देन। ये मैं आपको 3-4 बार करा चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। द देन एक एडजेक्टिव का काम करेगा, तो द देन होता है तब का। तब का जो CPI यानी कि माओवादी, माओइस्ट स्पोक्स पर्सन जो है 2010 में, तो द देन राजकुमार कौन है, तब का CPI का स्पोक्स पर्सन 2010 में। अब ये द देन है, इसको भी और एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। देखो मैंने एक एक चीज़ ऐड करी है इसके अंदर, पढ़ना आपकी जिम्मेदारी। यहाँ पे लिखा है द देन, उस समय के, उस समय का, उस समय की, कुछ भी लगा लो हिंदी, का की के, तत्कालीन, ये इसकी एक्यूरेट हिंदी है, तत्कालीन, उस वक्त के। द देन प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। तो उस समय का जो प्रधानमंत्री है या तत्कालीन प्रधानमंत्री है, इंट्रोड्यूस्ड, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, लागू किया, पेश किया, मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मतलब आर्थिक सुधार बड़े बड़े, तो वो इन्होंने लागू किए। ही वॉज अपॉइंटेड एम्बेसडर बाय द देन प्रेजिडेंट, उसे तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा राजदूत नियुक्त किया गया था। एम्बेसडर तो आप जानते हैं, अपॉइंट इज नियुक्त करना, ये तो सिंपल है। तो क्लियर हुआ अब आपको द देन होता क्या है। सो गेट बैक टू द टॉपिक। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा फर्स्ट पैराग्राफ। वर्ड मीनिंग देख लो, इन अ ब्लो टू, झटका देते हुए, आउटलॉड, प्रतिबंधित, जिसको बैन किया हुआ है, बार्ड किया हुआ है, स्टॉप किया हुआ है, जो कानून से बाहर है। फिर आ गया एलिमिनेट, समाप्ति, खात्मा, परहैप्स, शायद, ब्लो, झटका, इंसर्जेंट्स, बागी, बगावती, विद्रोही, और द देन, तब का, उस समय का या तत्कालीन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। बसवा राजू, यहाँ पे डाल दिया कोमा, कहाँ तक है, ये है यहाँ तक। तो बसवा राजू हैड मास्टरमाइंडेड, तो इसने योजना बनाई थी, ये हमारा सब्जेक्ट है। मास्टरमाइंडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड हेल्पिंग वर्ब लगी है, पास्ट परफेक्ट टेंस। मास्टरमाइंड का मतलब होता है साजिश रचना, तो इसने साजिश रची थी। सेवरल अटैक्स, कई हमलों की। अगेंस्ट, किसके विरुद्ध थी साजिश, पैरामिलिट्री एंड पुलिस फोर्सेस, ये जो पैरामिलिट्री है, अर्ध सैन्य और पुलिस बलों के खिलाफ, तो इसने मास्टरमाइंड किया था कई सारे अटैक्स को। फिर अब बसवराजू के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखानी है, तो हमने लगा दिया हु रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये क्या बता रहा है, हु हैड बीन, जो रह चुका था, द हेड मतलब उनका सरदार या हेड जो भी कहो, उनका सरदार रह चुका था, हेड रह चुका था। यहाँ पे हु सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, हैड यहाँ पर और बीन यहाँ पर, ये बीन आप थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हो। हु, ये हु हैड बीन पास्ट परफेक्ट टेंस पे आप इसको बोल सकते हो। आप इसको टाइम इन टेंस का कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो। तो जो रहा था, ठीक है, जो रह चुका था, ऐसा हिंदी निकाल सकते हो। यहाँ पे हो क्या रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पास्ट में, ये मान लो प्रेजेंट है, और हम कह रहे हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये रहा था, क्या रहा था, सरदार रहा था, हेड रहा था। तो इसलिए ये दिखा रहा है टाइम इन टेंस को, इसलिए यहाँ पे यूज़ किया
हैड बीन, नहीं तो ये यूज़ कर देते हु वॉज द हेड, जो हेड था, बट ऐसा नहीं कह रहे हैं। हु हैड बीन, जो रहा था, हेड किसका, ऑफ द पार्टी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का, तो ये कोई पार्टी होगी इनकी, ठीक है, पार्टी का जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है उनका हेड रहा था ये। बिफोर बिकमिंग, बनने से पहले, क्या बनने से पहले, जनरल सेक्रेटरी बनने से पहले 2018 में। अब आपको क्लियर हो गया सेंटेंस। बसवराजू जो पार्टी के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का हेड रहा था जनरल सेक्रेटरी बनने से पहले 2008 में, तो उसने साजिश की थी कई हमलों की पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्सेस के विरुद्ध। ये हो गया कंप्लीट सेंटेंस। अब यहाँ पे रूल देखते हैं। हु हमारा हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, हैड बीन टाइम इन टेंस का कॉन्सेप्ट, या फिर अलग से भी हमने लेसन किया हुआ है, और इसके अलावा हैड मास्टरमाइंडेड पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसके अंदर बस यही है, और बस इसमें रूल ज़्यादा यूज़ हुए हैं और कुछ खास नहीं। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद देखो हमारा सेंटेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अभी आप वीडियो को एक बार पॉज करो और ये पढ़ के देखो कि क्या आप इसकी हिंदी निकाल पा रहे हो। अगर नहीं निकाल पा रहे तो मैं तो आपको बताऊंगा ही, तो एक बार खुद ट्राई कीजिए और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है हिज राइज, उसका उत्थान, उसकी उन्नति, उसका बढ़ना, विद इन द सीपीआई के भीतर, यानी कि माओवादी जो हैं उनके अंदर इसका जो उत्थान है, इसका जो बढ़ना है। मार्क्ड, उसने दर्शाया, मार्क मतलब होता है बताना, संकेत देना, दर्शाना, रिफ्लेक्ट करना। तो कह रहे हैं ये जो माओवादी हैं इनके अंदर जो ये एकदम से राइज हुआ है इसका, ठीक है, इसका जो उत्थान हुआ है, तो उसने दर्शाया, उसने बताया। क्या बताया है? द इंसर्जेंट्स रिट्रेशन को, मतलब ये जो विद्रोह करते हैं, विद्रोही जो हैं, इनके रिट्रेशन को, पुनः दोहराव को। किस चीज़ को दोहरा रहे हैं ये? ऑफ इट्स मिलिट्रिस्ट स्ट्रेटेजी, अपनी सैन्यवादी रणनीति को। तो आप ऐसा बोल सकते हो, इंसर्जेंट्स के सैन्यवादी रणनीति के पुनः दोहराव को तो दर्शाया किसने? उसके उत्थान ने। थोड़ी सी हिंदी टफ है, मानता हूँ, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि लेवल ही एडवांस्ड है तो हिंदी भी एडवांस्ड होगी, तो वैसा आपका माइंड भी होना चाहिए। अब ये तो है नहीं कि मैं नर्सरी वालों को पढ़ा रहा हूँ, तो सारा इंग्लिश आप सीख चुके हैं ऑलरेडी, सारे रूल्स आ चुके हैं आपको, उसके बाद ही पढ़ रहे हैं आप ये सारी चीज़ें। अगर पहले पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये चीज़ें लास्ट में पढ़ी जाती हैं हमेशा इंग्लिश सीखने के बाद, इसीलिए आपका माइंड अच्छा लेवल का होना चाहिए समझने के लिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कह रहे हैं ये जो इंसर्जेंट्स हैं, उग्रवादी जो हैं, बागी जो हैं, बगावती जो हैं, विद्रोही जो हैं, तो इनका अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी जो है, सैन्यवादी रणनीति जो है इनकी, तो उसके पुनः दोहराव को दर्शाता है या दर्शाया किसने? सीपीआई के अंदर उसके उत्थान ने, उसके उठने ने। तो ये मतलब है ये, ठीक। और ये ऐसा क्यों हुआ? टू कंटिन्यू, जारी रखने के लिए, देयर प्रोट्रैक्टेड पीपल्स वॉर, इनका जो मतलब जारी रखने के लिए अपना, प्रोट्रैक्टेड मतलब दीर्घकालीन या दीर्घकालिक, इसका मतलब होता है जो प्रोलॉन्ग्ड, जो लंबे समय से चलता आ रहा है उसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टेड। और पीपल्स वॉर मतलब जन युद्ध, तो दीर्घकालीन जन युद्ध, तो इसको जारी रखने के लिए। एज अगेंस्ट, अच्छा है, ये हमारा एक फ्रेज है एज अगेंस्ट। इसका मतलब क्या होता है? के बजाय, ये याद रखना, के बजाय। तो जारी रखने के लिए इस प्रोटेक्टेड पीपल्स वॉर को इस चीज़ की बजाय, इस चीज़ की प्लेस पर, इन प्लेस ऑफ, इन ल्यू ऑफ, किस चीज़ की जगह? द ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव होता है विकल्प, ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल, राजनीतिक संघर्ष का, एंड एजिटेशंस और आंदोलनों का। और ये क्यों है? अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए, देयर एम्स, अपने लक्ष्यों को। अब आप इसकी हिंदी निकाल लो, देखो ध्यान से। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, ये लास्ट में देख रहे हो, टू अचीव देयर एम्स, अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए
राजनीतिक संघर्ष और आंदोलनों के विकल्प के बजाय, ठीक है, विकल्प के बजाय, एज अगेंस्ट इज के बजाय जारी रखने के लिए प्रोटेक्टेड पीपल्स वॉर को। तो ये इसका मतलब, ठीक है। तो बाकी कैसे समझ रहे हो आप, मैं नहीं जानता कि आपको कितना समझ में आ रहा है, तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट ही बोल रहा हूँ। देखो हिंदी टफ है इसकी, इसीलिए समझाना भी बहुत मुश्किल है। अब इसमें देखो इंसर्जेंट्स आपके हो गए बागी, बगावती, विद्रोही। रिट्रेशन, ये भी मैं आपको वर्ड दिखाता हूँ, पुनः दोहराना, नाउन का काम कर रहा है। मिलिट्रिस्ट हो गया सैन्यवादी, मतलब मिलिट्री से जुड़ा हुआ। स्ट्रेटेजी, मिलिट्री जैसी स्ट्रेटेजी बोल सकते हो, रणनीति। प्रोट्रेस्ड हो गया दीर्घकालीन, जो लंबे समय से है। ऑल्टरनेटिव हो गया विकल्प यानी कि ऑप्शन। पॉलिटिकल स्ट्रगल, राजनीतिक संघर्ष। एजिटेशंस होते हैं आंदोलन, तो ये इसके अंदर हैं वर्ड। और एक आ गया मार्क करना, संकेत करना, दर्शाना। ये वर्ड हमने बहुत पहले किया था। अब मैं आपको वर्ड एक बार दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले है 736, रिट्रेशन, नाउन का काम करेगा। दोहराव, फिर से कहना, पुनः प्रस्तुत करना या जोर देना। जब किसी बात, विचार या संदेश को बार बार दोहराया जाता है ताकि उसे स्पष्ट किया जा सके या उस पर जोर दिया जा सके, तब हम यूज़ करते हैं इस वर्ड का। एग्जाम्पल देखो, द टीचर्स रिट्रेशन, जो टीचर का रिट्रेशन है, उनका जो दोहराव है, किस चीज़ का, ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का। हेल्प्ड द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड बेटर, तो टीचर जो बार बार दोहरा रहा है तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, तो वो मदद किया उसने स्टूडेंट को अच्छे से समझने के लिए। तो ये मतलब हो गया इसका। अभी जैसे अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस सेंटेंस को कितनी बार रिपीट कर रहा हूँ। आपने देखा मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए मैं कितनी बार एक ही चीज़ को रिपीट करता हूँ, बार बार करके। क्यों? ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बार में समझ नहीं आएगा, मैं रिपीट करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, रिट्रेट करता हूँ। तो ये है यहाँ पे इसका मतलब, ठीक है। और ये और एग्जांपल्स देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, फिर हम नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। यहाँ तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, तो इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है यहाँ से लेकर और यहाँ तक। हिज डेथ, उसकी मृत्यु जो है, रिप्रेजेंट्स, वो दर्शाती है। दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लगा दिया एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसकी मृत्यु दर्शाती है, दिखाती है, शो करती है, मार्क करती है द फेलियर ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी के विफलता का। तो विफलता को दिखाती है इस कि भाई ये तो नाकाम सी स्ट्रैटेजी है। फिर यहाँ पे हम ये देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे कि अ नंबर ऑफ माओइस्ट, बहुत सारे जो माओवादी हैं, माओवादी पर्सोनल है, कर्मचारी जो हैं, हैव बीन किल्ड, तो उनको मार दिया गया है। यहाँ अ नंबर ऑफ माओइस्ट पर्सोनल, ये सारा हो गया ऑब्जेक्ट। हैव बीन लगा है, फिर किल्ड आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। तो बहुत सारे माओवादी जो कर्मचारी हैं उनको मार दिया गया है इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, पिछले कुछ एक सालों में। तो कह रहे हैं ये जो संख्या मारी गई है इतने लोगों की, तो उनमें से कह रहे हैं कि हिज डेथ, उसकी जो मौत है, तो वो रिप्रेजेंट करती है। अब आप देख रहे हो किस वे से लिखा जा रहा है कि उसकी जो मौत है। फिर हमने ये यहाँ पे हाइफन डाल के बता दिया भी ये जो मौत है किस में से, तो अ नंबर ऑफ इतने लोगों की मौत से जो पिछले कई कपल ऑफ ईयर्स में हुई हैं, तो उसमें से इसकी मौत जो है खासकर, तो ये रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे लिख सकते हैं, राइट। और इसमें ऐसा भी लिख सकते थे, हिज डेथ अमंग, अमंग लगा के फिर आपको ये सब लगाने की जरूरत नहीं थी, ऐसा भी आप लिख सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट है, होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ बीन ऑन रिकॉर्ड टू से। अब ये लोगों को समझ ही नहीं आएगा ये लिखा क्या है, इसके लिए आपको ये समझना होगा, ऑन रिकॉर्ड टू से। फिर यहाँ पे लगा हुआ है हैज़ बीन। अब ये हैज़ बीन क्यों लिखा है, ये भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ये देखो ऑन रिकॉर्ड टू से का मतलब क्या है, इसके बिना आप समझ नहीं सकते हो इसको। वर्ड नंबर 737, ऑन रिकॉर्ड टू से मतलब होता है आधिकारिक रूप से कहना, मतलब ऑफिशियली कहना, या खुलकर बयान देना, या सार्वजनिक रूप से कहना, मतलब पब्लिकली कहना, तो इसको बोलते हैं ऑन रिकॉर्ड टू से। तो ये हो गया ये मतलब, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको और क्लियर होगा। देखो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, मंत्री ने आधिकारिक रूप से कहा,
है कि द मिनिस्टर इज ऑन द रिकॉर्ड टू से दैट। अब इतना सा सेंटेंस आपको याद रखना है, बस यहाँ लगा दिया इज, द मिनिस्टर इज ऑन रिकॉर्ड टू से दैट, उसके बाद एक सेंटेंस, करप्शन विल नॉट बी टॉलरेटेड, करप्शन जो है उसका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इसमें और जो नीचे वाला सेंटेंस है ये देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, ये आप देख पा रहे हो, इससे पहले क्या लगा है, इज लगा है, इज लगा है, वॉज लगा है, इज लगा है, और उससे पहले सब्जेक्ट। अब ये यहाँ पे इस सेंटेंस में देखो, होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ बीन ऑन रिकॉर्ड टू से, यहाँ पे हैज़ बीन लगा है। ऐसा क्यों लगा है? ये हमारा आता है टाइम इन टेंस का कॉन्सेप्ट। हम बता रहे हैं कि पास्ट में किसी पॉइंट से और प्रेजेंट में अभी तक कोई काम चलता आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया होम मिनिस्टर अमित शाह सार्वजनिक तौर पर कहते आए हैं दैट की, क्या कहते आए हैं, द गवर्नमेंट इज़ कीन टू ओवरकम द माओइस्ट थ्रेट। ये जो माओइस्ट थ्रेट है, माओवादी खतरा, तो इसको ओवरकम करना यानी कि इसको काबू करना, तो उसके लिए क्या है, सरकार कीन है। कीन मतलब होता है इच्छुक, तो वो हमेशा से कहता है अमित शाह कि ये जो सरकार है ये इच्छुक है, गवर्नमेंट इज़ कीन, किस चीज़ की इच्छुक है, टू ओवरकम, काबू पाने के लिए, किसको, माओइस्ट खतरे को 2026 तक, तो ये उन्होंने कहा। एंड और बसवा राजूज किलिंग, और जो बसवा राजू की हत्या है, वुड सजेस्ट अ मेजर विन, तो ये संकेत करेगी एक बड़ी जीत की तरफ। तो सजेस्ट होता है आपको सुझाव देना, और मेजर मतलब बड़ा, विन मतलब जीत, और विल का हो गया हमारा वुड। तो इसकी जो हत्या हुई है तो ये संकेत देगी किसकी तरफ, बड़ी जीत की तरफ। वर्ड मीनिंग याद करेंगे, देखो हमारा लेसन आ रहा है कीन टू का लेसन, कीन टू के बाद लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओवरकम होता है काबू पाना, पार पाना, या गेट उस चीज़ पर क्या करना, टेक ओवर करना। कीन के साथ ऑन भी लगता है, कीन ऑन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगता है, तो दोनों तरह से बनता है। थ्रेट का मतलब धमकी होता है, और दूसरा मतलब होता है खतरा, और सजेस्ट अ मेजर विन मतलब बड़ी जीत का संकेत देना। तो ये यहाँ तक सारी ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट अगला सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको भी एक बार अपने आप पढ़ के देखो कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, फिर हम इसको और पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द फैक्ट, ये जो तथ्य है, कौन सा तथ्य, दैट की। अभी इसको पढ़ते हैं, अभी पहले आगे देखते हैं। ये जो फैक्ट है इसका वर्ब क्या है, यहाँ पे ये हमारी इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये लगा दिया एस, फैक्ट यहाँ पे काम कर रहा है सब्जेक्ट का। कह रहे हैं द फैक्ट कॉल्स इनटू क्वेश्चन, ये जो तथ्य है ये कॉल इनटू क्वेश्चन मतलब सवाल खड़ा करता है, ये सवाल उठाता है, ये शक पैदा करता है, ठीक है, ये तथ्य शक पैदा करता है। तो यहाँ पे दिस लिख सकते थे, दिस फैक्ट या दैट फैक्ट, लेकिन दिस और दैट किस में बदल गया, द में। क्यों बदला, क्योंकि आगे हमने दैट करके एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखा रखी है। कह रहे ये तथ्य दैट की, कौन सा तथ्य है कि माओइस्ट्स हैड रिपोर्टेडली, कि माओइस्ट ने एक रिपोर्ट के अनुसार सॉट पीस टॉक्स, तो इन्होंने मांग की थी शांति वार्तालाप की। ये जो तथ्य है कि माओवादियों ने एक रिपोर्ट के अनुसार मांग की थी शांति वार्तालापों की, इवन वाइल कंटिन्यूइंग, यहाँ तक कि जारी रखते हुए देयर आर्म्ड स्ट्रगल, उनके सशस्त्र संघर्ष को। तो ये जो फैक्ट है तो ये एक सवाल खड़ा करता है, क्या सवाल खड़ा करता है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसको एक और अच्छे से समझो ध्यान से। ये जो फैक्ट है, तथ्य, कौन से फैक्ट की बात कर रहे हैं कि ये जो माओवादी हैं इन्होंने बोला था, मतलब मांग करी थी, सीक किया था, सीक का थर्ड फॉर्म होता है सॉट, और सेकंड फॉर्म भी सॉट, तो इन्होंने मांग करी थी। तो ये क्या मांग कर रहे थे, शांति वार्तालाप की, शांति वाली चर्चा की, कि आराम से बैठ के बातें करेंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने मांग करी थी। इवन वाइल, इवन मतलब भी या यहाँ तक कि, वाइल कंटिन्यूइंग जारी रखते हुए। तो एक तरफ कह रहे हैं कि शांति में से बात करेंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं वाइल कंटिन्यूइंग जारी रखते हुए, किसको, आर्म्ड स्ट्रगल, आर्म्ड मतलब हथियारों के साथ जो भी ये फाइट कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक तरफ शांति भी मांग रहे हैं और लड़ भी रहे हैं,
तो कह रहे हैं ये वाला तथ्य जो है कि एक तरफ शांति मांग रहे हैं, दूसरी तरफ लड़ भी रहे हैं, तो ये जो फैक्ट है ये एक सवाल खड़ा करता है, कॉल इन टू क्वेश्चन। क्या सवाल खड़ा करता है? वेदर, क्या ये माओवादी लीडर्स एंड एक्टिविस्ट, ये जो माओवादी नेता और जो कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, कुड हैव बीन एप्रीहेंडेड, क्या इनको गिरफ्तार किया जा सकता था, रादर देन एलिमिनेटेड, समाप्त करने की जगह या समाप्त करने के बजाय। तो ये सवाल उठाता है कि क्या हमको इनको सिर्फ गिरफ्तारी करना चाहिए था या इनको मतलब इनको ख़त्म करने की जगह। अब अगर शांति मांग रहे थे तो गिरफ्तार करना ठीक है, अगर ये स्ट्रगल कर रहे थे आर्म्ड तो एलिमिनेट करना ही बनता था। तो ये ऐसा सवाल खड़ा करता है, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा बता दिया है यहाँ पे, देखो ध्यान से, कुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एप्रीहेंड मतलब होता है गिरफ्तार करना, एलिमिनेट होता है समाप्त करना। रादर देन, ये हमारा लेसन है, रादर के हमने 7 to 8 यूजेस किए थे वर्कबुक पार्ट 3 के अंदर, ठीक है, ये आपको देखना है। और ये हमारा कुड हैव का पैसिव वॉइस है, कुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे माओइस्ट लीडर्स एंड एक्टिविस्ट काम करेगा ऑब्जेक्ट का, और वेदर यहाँ पे क्या बता रहा है, क्या वाले सेंटेंस को, ठीक है। हमारे वेदर के भी 2 यूजेस थे, वो आप देखना वर्कबुक पार्ट 2 के अंदर। तो दोबारा से सुन लो, ये तथ्य कि माओवादियों ने एक रिपोर्ट के अनुसार शांति चर्चाओं की मांग की थी, भले ही जारी रखते हुए सशस्त्र संघर्ष को। तो ये फैक्ट सवाल खड़े करते हैं कि क्या माओवादी लीडर और कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया जा सकता था समाप्त करने की बजाय। तो ये होगी इसकी हिंदी। अब आ जाओ वर्ड मीनिंग के ऊपर। यहाँ पे देखो, कॉल इनटू क्वेश्चन, संदेह उठाना, प्रश्न उठाना, किसी बात पर सवाल करना। द न्यू एविडेंस कॉल्स इनटू क्वेश्चन द एक्यूरेसी ऑफ द रिपोर्ट। नए सबूतों ने रिपोर्ट की सटीकता पर सवाल खड़े कर दिए या फिर करता है। तो हेडलाइन थी, हिंदी पास्ट में होती है, लिखी प्रेजेंट में जाती है। तो ये तो आसान सही है। हम एक और देखते हैं, चलो अभी आगे बढ़ेंगे, फिर आएगा ये वर्ड, थोड़ा सा रह गया हमारा। तो देखो इसके बाद हमारा अगला सेंटेंस, यहाँ पे देखो, द सरेंडर ऑफ माओइस्ट कैडर्स। कैडर्स कौन होते हैं? ये कैडर्स एक ट्रेंड ग्रुप होता है जिसको आप क्या बोल सकते हैं, जिसको आप एक स्मॉल ग्रुप बोल सकते हैं, स्मॉल ग्रुप। लेकिन ये एक कोर ग्रुप होता है, इसको कोर ग्रुप भी बोल सकते हैं। जैसे होती है ना कोर टीम होती है, ऐसी एक कोर ग्रुप होता है, कोर टीम भी बोल सकते हो। मतलब एक जो भी सीक्रेट्स होते हैं बस इनके बीच में ही रहते हैं, तो एक छोटा ग्रुप, तो उसको कैडर बोलते हैं। तो कह रहे हैं ये जो सरेंडर है, आत्मसमर्पण है, नाउन का काम कर रहा है। तो आत्मसमर्पण किसका? ऑफ माओवादी कैडर्स का, मतलब इस स्मॉल ग्रुप का। इन रिसेंट डेज, अभी के कुछ ही दिनों में, इज़ वो है, ऑल्सो अ केस इन पॉइंट। तो ये भी एक केस इन पॉइंट है। अब मैं आपको एक अच्छा वर्ड दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, अ केस इन पॉइंट। तो आप लिख सकते थे इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल। तो अ केस इन पॉइंट का मतलब होता है उदाहरण, एक सही आंसर, मतलब सही एग्जाम्पल। आप कई बार लिखते हो ना, फॉर एन एग्जाम्पल, या टू एग्जाम्पलीफाई, टू साइट एन एग्जाम्पल, right? So whenever you write any article or essay, so you use such words like an example, to exemplify, to cite an example, ठीक है। तो ऐसे यूज़ करते हो आप। So instead of using all those, you can use this phrase, a case in point। एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। ये देखो, अ केस इन पॉइंट मतलब उदाहरण के तौर पे, सटीक उदाहरण या स्पष्ट प्रमाण। मैनी कंपनीज आर अडॉप्टिंग रिमोट वर्क। कई कंपनियां दूरस्थ कार्य अपना रही हैं। रिमोट मतलब दूर वाला, दूर से बैठ के काम कर लें। तो अ केस इन पॉइंट इज़ गूगल। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? अ केस इन पॉइंट इज़ गूगल। जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब एग्जांपल इज़ गूगल, ऐसे हम कह रहे हैं उदाहरण के तौर पे गूगल एक सही उदाहरण है। तो ये होता है अ केस इन पॉइंट, ठीक है। तो जो माओवादी कैडर है, इनका जो आत्मसमर्पण है हाल ही के दिनों में, तो ये क्या है? एक सटीक एग्जाम्पल है। इसमें कुछ और वर्ड था, जैसे 740, ये आ गया हमारा कैडर, मतलब होता है मूल समूह, मतलब कोर ग्रुप, कोर टीम। प्रशिक्षित सदस्य, प्रशिक्षित होते हैं, ट्रेंड। द पार्टी फॉर्म्ड अ न्यू कैडर। पार्टी ने एक नया जो मूल समूह है वो बनाया,
लीड करने के लिए अपकमिंग कैंपेन को, मतलब आने वाले अभियान को। तो ये हो गया कैडर। इसके बाद नेक्स्ट, बट लेकिन इट इज़ ऑल्सो वेल अंडरस्टूड, कह रहे हैं कि लेकिन इसे भी अच्छे से समझा जा सकता है, या फिर ये भी अच्छे से समझ में आता है। दैट की क्या समझ में आता है, द सीनियर माओइस्ट कैडर, ये जो सीनियर मतलब वरिष्ठ माओवादी जो ये कोर ग्रुप है, कैडर जो है, यहाँ पे लगा हुआ है कोमा यहाँ से यहाँ तक, तो इसको बाद में पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं इट इज़ ऑल्सो वेल अंडरस्टूड, ये भी बहुत अच्छे से अंडरस्टूड है, मतलब ये समझ में आता है कि सीनियर माओइस्ट कैडर जो है, जो वरिष्ठ माओवादी मूल ग्रुप जो है, हैव शोन, इसने दिखाया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस, क्या दिखाया है, लिटल इंक्लिनेशन, थोड़ा सा झुकाव, थोड़ा सा इंटरेस्ट। इंक्लिनेशन का मतलब होता है इंटरेस्ट, या कहो रुचि या झुकाव। तो इन्होंने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया है, थोड़ी सी रुचि दिखाई है, थोड़ा सा झुकाव दिखाया है, किस चीज़ का, टू गिव अप, हार मानने का। तो लिटल लिखा हुआ है, अ लिटल, द लिटल और सिंपल लिटल, लिटल, अ लिटल, द लिटल। लिटल का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर, तो इसका मतलब यही हुआ ना, गिव अप करने का इन्होंने मतलब ना के बराबर इंटरेस्ट दिखाया, मतलब ये करना नहीं चाहते, ठीक है, गिव अप नहीं करना चाहते। किसको, अपने आर्म्ड स्ट्रगल को, सशस्त्र संघर्ष को, एंड और सच एनकाउंटर्स, और ऐसी मुठभेड़ें, एनकाउंटर होता है मुठभेड़, ये है नाउन। तो कह रहे हैं ऐसी मुठभेड़ें जो हैं आर इनएविटेबल, वो अपरिहार्य हैं। अपरिहार्य क्या होता है अभी बताता हूँ, परहैप्स का मतलब शायद। तो ऐसे मुठभेड़, ऐसे टकराव जो हैं वो शायद इनएविटेबल है, जिसको टाला नहीं जा सकता है, उसको बोलते हैं इनएविटेबल। 741, इनएविटेबल, अपरिहार्य, अनिवार्य, जो टाला ना जा सके। जैसे डेथ इज़ इनएविटेबल, डेथ को हम रोक नहीं सकते, ऐसे ही बदलाव को भी नहीं रोक सकते। सो चेंज इज़ इनएविटेबल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जीवन के हर पहलू में। डेथ इज़ एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मृत्यु मानव जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। तो ऐसे यूज़ करेंगे इनएविटेबल। तो ये बीच का रह गया, अब इसको और पढ़ते हैं, अब ध्यान से आपको समझ में आएगा। कह रहे हैं लेकिन इट इज़ ऑल्सो वेल अंडरस्टूड, ये भी अच्छे से समझ में आता है, दैट की जो सीनियर माओइस्ट कैडर है, अब इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं कि ये जो कैडर है इसके बारे में, विद रूट्स, जिसकी जड़ें हैं, जिसकी जड़ कहाँ पर है, इन में। तो किस में है इसकी जड़ें, पीपल्स वॉर नक्सलाइट मूवमेंट, ये एक आंदोलन का नाम है, पीपल्स वॉर नक्सलाइट मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन, तो ये एक आंदोलन का नाम था। अगर आपको नहीं पता आप गूगल कर लेना, तो क्योंकि मैं हिस्ट्री का टीचर तो हूँ नहीं, या पॉलिटिकल साइंस का टीचर तो हूँ नहीं, आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मैं आपको एक एक रूल बता सकता हूँ कि इंग्लिश कैसे बनती है, कहाँ पर कौन सा रूल कैसे लगा है, तो उसमें मैं आपको एक्सपर्ट बना सकता हूँ। लेकिन अब पॉलिटिकल साइंस थोड़ी पढ़ाऊँगा, वो तो आपको सब्जेक्ट वाले टीचर से पढ़नी होगी। तो कह रहे हैं ये जो कैडर है जिसकी जड़ें किस में है, इस पीपल्स वॉर नक्सलाइट मूवमेंट में, और कहाँ पर ये, इन यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में, यानी कि संयुक्त आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ पे इसकी जड़ें हैं। तो इसने बहुत कम झुकाव, बहुत कम साइन दिए हैं, मतलब कि उनका इंटरेस्ट है गिव अप करने में अब ये आर्म्ड स्ट्रगल को, और ऐसे एनकाउंटर्स शायद इनएविटेबल हैं, जिनको कभी टाला ही नहीं जा सकता, रोका ही नहीं जा सकता है। वर्ड याद करो, कैडर हो गया आपका मूल समूह, कोर टीम, मूवमेंट हो गया आंदोलन, वेल अंडरस्टूड जिसको अच्छे से समझा जा सके, सीनियर को बोलते हैं वरिष्ठ, यूनाइटेड मतलब होता है संयुक्त, इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव, रुचि, इंटरेस्ट, लिटल मतलब ना के बराबर, गिव अप इज हार मानना, एनकाउंटर इज मुठभेड़, इनएविटेबल अपरिहार्य, अनिवार्य जिसको टाला न जा सके, परहैप्स शायद, स्ट्रगल इज संघर्ष, आर्म्ड इज सशस्त्र, यहाँ पे आर्म्ड एडजेक्टिव का काम करेगा, स्ट्रगल एक नाउन का काम करेगा। तो ये थी हमारी एडिटोरियल। ये एडिटोरियल इतना ही और भी लंबा था, बट मैंने 50% ही लिया, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप इतना देखते भी नहीं है, तो इतना काफ़ी है। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वो ऐप डाउनलोड कर लें, बिकम इंग्लिश चैम्पियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और स्टेप बाय स्टेप सीखना शुरू करो, इंग्लिश इंप्रूव डेफिनेटली होगी। कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कैसा भी डाउट हो, कितना भी डिफ़िकल्ट हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो कोर्स ज्वाइन कर लेना, वहीं चैट ऑप्शन है, वहाँ पे जब मर्जी पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच, अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।